हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं विनय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज करंट अफेयर्स में जो हमारे सामने टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो आवश्यकता एवं चुनौती। तो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो का भारत सरकार द्वारा गठन किया गया और इससे संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि भारत की जो कोस्टल लाइन है उसकी आवश्यकता को देखते हुए, कोस्टल लाइन में बहुत सारे शिप्स भी चलते हैं और आर्थिक महत्व को देखते हुए, समुद्री अर्थव्यवस्था के महत्व को देखते हुए, और आपने इसमें देखा होगा ब्लू इकोनॉमी भी एक वर्ड लगातार चलता रहता है। ये सारी अर्थव्यवस्था के महत्व को देखते हुए, जो हमारी समुद्री जो एरिया है उसकी अर्थव्यवस्था के महत्व को देखते हुए, उसकी सुरक्षा के महत्व को देखते हुए, उसकी रेगुलरिटीज के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो को गठन किया है। तो आवश्यकता तो ये थी। अब इसके उद्देश्यों को भी हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे, इससे संबंधित चुनौतियों को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक। कृपया करके आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि आप इस टॉपिक से अच्छे से चिर परिचित हो जाए। अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में या मेंस एग्जामिनेशंस में, तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ, सॉल्यूशन आप दे पाएँ। क्लास में भी उपस्थित बच्चे हैं, ये भी साथ में जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन जब रिकॉर्ड करके या जब डाला जाएगा तो आप लोग भी देख पाएंगे। क्लास में जो बच्चे हैं वो तो देख ही रहे हैं। देखिए, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इससे संबंधित हालिया समाचार देख लेते हैं। हालिया समाचार क्या है कि केंद्र सरकार ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा, अब पीटी को में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट के 2025 की किस धारा के अंतर्गत जो है पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो का गठन किया गया है। ये पीटी से संबंधित क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। ये फैक्ट है। फैक्ट को आप लोग कृपया करके बहुत ध्यान से सुना कीजिए। धारा 13 के तहत पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है, इसको BOPS इंग्लिश में इसको कहा जा रहा है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटीज को एक वैधानिक निकाय, ठीक है, वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया है। मतलब वैधानिक मतलब इसको वैधानिक दर्जा दिया गया है। इसको संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक वैधानिक में आप लोग अंतर समझते होंगे, कई बार मैंने बताया भी है। ये पूछ भी सकता है आपसे कभी कि पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो एक वैधानिक संस्था है या संवैधानिक संस्था है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वैधानिक निकाय है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा के 13 के तहत, ठीक है। ये तो हमने फैक्ट आपको बता दिया। और इसको जो है इंग्लिश में कहा जाता है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। इसे सिविल एविएशन सिक्योरिटीज ब्यूरो BCAS मतलब सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इंग्लिश में इसको कहेंगे, के तर्ज पर मॉडल किया गया। मतलब ये आधारित है, मतलब जो सिविल एविएशन से संबंधित है, जैसे मान लीजिए जो हवाई जहाज है उनके रेगुलेटरी से संबंधित जो हमारे यहाँ संस्था है सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो, उनके सुरक्षा से संबंधित जो ये हमारा ब्यूरो बना है, उसी के तर्ज पर हमने मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत जो है पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी का गठन किया गया है। यह पोर्ट शिपिंग एवं जल मार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। अब देखिए, यहां कई क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गए, ठीक है। ये मात्र एक पैराग्राफ में आपको 3-4 फैक्ट मिल गया। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में गठित पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो किस मंत्रालय के तहत कार्य करेगा। ये पोर्ट शिपिंग एवं जल मार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटीज का मुख्य उद्देश्य जहाजों एवं पोर्ट सुविधाओं से संबंधित सुरक्षा के नियामक निरीक्षण एवं समन्वय को सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जहाजों एवं पोर्टों से संबंधित जो जहाज चल रहे हैं और जो पोर्ट है। भाई जहाज जो है, पानी के जहाज जो है, शिप जो है, वो कहां पे लगते हैं? पोर्ट पे। मतलब जो पोर्ट होते हैं उन पे इनको लगाया जाता है। तो इनसे संबंधित जो है पोर्ट पे क्या होता है? सुविधा होता है। अब इस सुविधा का नियामक संस्थान कौन करेगा? ये नियामक रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जाएगी। नियामक निरीक्षण, ये निरीक्षण भी कर सकेगा और समन्वय भी सुनिश्चित करेगा। यह कदम भारत की बढ़ती समुद्री अर्थव्यवस्था, मतलब ब्लू इकोनॉमी नीली अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं, उसको एक तरह से समुद्री अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्योंकि आप भारत को जान रहे हैं कि एक जैसे भारत मान लीजिए कि ये है, नीचे से अगर आप देखेंगे ये मोटा मोटी अगर भारत का ऐसा नक्शा बनता है, तो ये हमारा क्या है? इंडियन ओशन है, ठीक है।
तो इंडियन ओशन क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया है। तो हमारा जो है समुद्री अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा है और बहुत ही ये ऐसे उपयोगी मार्ग पर, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के उस पर पड़ता है। तो इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत ज्यादा महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बहुत ज्यादा महत्व है और बहुत सारा जो है इकोनॉमी इससे होता है, व्यापार होता है। तो इसके महत्व को देखते हुए इससे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां भी जाहिर सी उत्पन्न होती है। तो इन दोनों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है जो कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। भाई विकसित भारत जो हमारा 2047 है उसमें ब्लू इकोनॉमी की भी परिकल्पना की गई है कि जो ब्लू इकोनॉमी होगी या समुद्री अर्थव्यवस्था होगी उस पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, उससे संबंधित जो रेगुलेटरीज होगी उस पर भी हम कार्य करेंगे। तो उसी के लक्ष्य के अनुरूप है ये जिसका गठन किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका कारण क्या है। उद्देश्य तो आपने समझ लिया, ये कार्य क्या करेगा, अब इसका कारण समझिए। वर्तमान में तटीय सुरक्षा की जिम्मेदारी कई एजेंसियों के बीच बटी हुई है। ठीक है, जिसमें भारतीय तट रक्षक बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राज्य समुद्री पुलिस और नौसेना शामिल है। ठीक है, तो इसका एक कार्य हमने बताया कि सुरक्षा है, ब्यूरो ऑफ, और सुरक्षा किसके किसके पास बटी हुई है आप देख पा रहे हैं, किन किन एजेंसियों के पास बटी हुई है। एक तो नेवी है, एक कोस्ट गार्ड है, एक राज्य समुद्री पुलिस बल है और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को भी कहीं कहीं डाला गया है। तो इससे समन्वय और संचार में बाधाएं उत्पन्न होती है, इनसे इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। कई संस्थाएं जिम्मेदार है समुद्री सुरक्षा के लिए, तो कई बार क्या होता है कि कोई भी ऐसी व्यवधान उत्पन्न होता है तो उसमें समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन की कमी उत्पन्न होने की संभावना रहती है या होती है। तो उसको दूर करने के लिए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी की स्थापना की गई है। ठीक है, जो सुरक्षा खामियों को जन्म देती है। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी चुनौतियों का समाधान करेगा तथा एकल वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, यह समुद्री आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध मत्स्य और अवैध प्रवासन, समुद्री डकैती और साइबर सुरक्षा जैसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब जाहिर सी बात है कि जब हमारा समुद्री एरिया इतना बड़ा है तो उसमें समुद्री आतंकवाद से संबंधित चुनौतियां हैं। ठीक है, मानव तस्करी भी समुद्री रास्ते होती है, अवैध मत्स्यन होता है, मतलब मछली का उत्पादन अवैध तरीके से भी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अवैध प्रवासन है, समुद्र के रास्ते जो है बहुत सारे लोग, श्रीलंका के लोग इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, बांग्लादेश के लोग इंडिया में आ जाते हैं समुद्र के रास्ते। ठीक है, तो उस पर कंट्रोल करने की एक अथॉरिटी होनी चाहिए ना, तो ये इस पे ध्यान केंद्रित करेगा। ये अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जो है इसका महत्व को समझना चाहिए कि समुद्री सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और एक समुद्री बहुत बड़ा एक सीमा है हमारा। ठीक है, उधर आप देखते हैं कि अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इंडियन ओशन है। तो इस बड़े क्षेत्र को देखते हुए इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके अतिरिक्त एक समर्पित डिवीजन होगा जो पोर्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा पर ध्यान देगा। यह राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा। मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत वैधानिक होने से इसको अंतर्राष्ट्रीय पोत एवं पतन सुविधा सुरक्षा कोड जैसे वैश्विक मानकों को लागू करने की कानूनी शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, अभी तक तो आप समझ रहे हैं कि जो समुद्र से जो उत्पन्न सुरक्षा है, अर्थव्यवस्था से जो उत्पन्न सुरक्षा है, जो सामरिक चुनौतियां हमारे समुद्री सीमा को लेकर जो उत्पन्न होती है, उसका ये जो है अच्छे से समन्वय करके उसका समाधान निकालेगा। लेकिन उसके बाद एक और उत्पन्न हो रहा है आज के समय में, साइबर सुरक्षा। तो साइबर सुरक्षा के लिए भी ये जिम्मेदार होगा। इसके अलावा जो एक और जो कर रहा है कि यह एक वैधानिक निकाय होने के कारण जो पोत एवं पतन सुविधा सुरक्षा कोड होता है, ये वैश्विक मानक होता है। ठीक है, वैश्विक मानक किसी भी बंदरगाह या पोत को लागू इसलिए वहां पे किया जाता है वैश्विक मानक को, कि जो वैश्विक मानक है उसके हिसाब से वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने सुरक्षा को डेवलप करे। ठीक है, तो ये जान लीजिए, ये पतन सुविधा सुरक्षा कोड इसको कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पतन सुविधा सुरक्षा कोड यानी ISPS कोड क्या है। ठीक है, इसकी जो है इसका क्या महत्व है बंदरगाह की सुरक्षा में। ठीक है, तो ये सारा चीज इसमें सुनिश्चित करेगा, इससे जो उत्पन्न चुनौतियां होती हैं उस चुनौतियों का समाधान करेगा। और ये कोड इसलिए बनाया गया है कि जितने भी बंदरगाह हैं वह अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप कार्य करे, क्योंकि जितने भी बंदरगाह या पोर्ट हैं वहां से व्यापार होता है बड़े स्तर पे। तो जब बड़े स्तर पे व्यापार होता है तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है
उसको उस अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप उसको होना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय मानक को लागू कराने वाली एक देश में संस्था होनी चाहिए, तो वही ये संस्था कार्य करेगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? अब देखिए, अब क्या कह रहा है, भारत की समुद्री विकास यात्रा और रणनीतिक संदर्भ। ठीक है, अब ये आप समझ लीजिए कि समुद्री एरिया में किस तरीके से भारत ने विकास किया है, किस तरीके से जो है जब स्वतंत्र हुआ था तो कितना उत्पादन होता था, कितना व्यापार होता था, इन वर्षों में किस तरीके से जो है विकास हुआ है, अब कितना ज्यादा जो है आयात निर्यात होता है समुद्री मार्ग से। तो इसके आर्थिक महत्व को देखते हुए ही इस संगठन का गठन किया गया है। ठीक है, तब हम इसमें देखते हैं कि देखिए, पिछले दशक में भारत की समुद्री क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के अनुसार कार्गो ग्रोथ वर्ष 2014 के 974 मिलियन टन से बढ़कर 2025 में 1594 मिलियन टन हो गया है। तो आप देखिए कि जस्ट दोगुना हो गया है। 974 था लगभग, मतलब दोगुना तो नहीं हुआ है, लेकिन वृद्धि अच्छी खासी हुई है। पोर्ट क्षमता में 57% की वृद्धि हुई है, जबकि जहाजों का टर्न राउंड समय आधा होकर 48 घंटे रह गया है, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप है। वही मैं कह रहा था कि जो वैश्विक मानक है उस मानक के अनुरूप अपने पोर्ट क्षमता का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, तटीय शिपिंग में 118% की वृद्धि हुई है, जबकि अंतर्देशीय जल मार्गों से कार्गो की परिवहन 2014 के 18.1 मिलियन टन से बढ़कर 145 मिलियन टन हो गया है, जो इंटरनल परिवहन होता है जल से। ठीक है, इंटरनल पर अंतर्देशीय जल मार्गों से। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी 9 भारतीय बंदरगाह शामिल हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक पे भी जो है भारत के बंदरगाह आ रहे हैं, वो स्टैंडर्ड को लागू कर रहे हैं। इसका मतलब कि भारत जो है इसमें डेवलप हो रहा है। वर्ष 2025 तक भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह, अब 2017 लघु बंदरगाह हैं, जिनमें से 66 कार्गो बंदरगाह हैं। अब ये डाटा समझ लीजिए कि कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, 12। ठीक है, मेजर एयरपोर्ट जो हैं, मेजर पोर्ट जो हैं उनकी संख्या कितनी है, 12 है, और लघु बंदरगाह कितने हैं, 217, जिनमें से 66 जो हैं कार्गो बंदरगाह हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पीटी में पूछता है। आप इंडिया ईयरबुक में खोजेंगे, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, इंडिया ईयरबुक खंगालते हैं ना, ये सब वहीं से मिलेगा। अब पहले ही न्यूज में आ गया तो हम लोग इसको दे रहे हैं। भाई जब इस तरह की संगठन चर्चा में आ गया तो संगठन क्या करेगा, तो पोर्ट से संबंधित चीजों को आपको बताना पड़ेगा ना कि पोर्ट का ये महत्व है, ये उपलब्धि भारत ने हासिल किया है। तो इंडिया ईयरबुक में आप खंगालेंगे, हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जो प्रमुख बंदरगाह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं, ये 9 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। ठीक है, वर्ष 2021 में लॉन्च मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, शिपिंग को बढ़ावा, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, ग्रीन शिपिंग और वैश्विक नेतृत्व जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। BOPS यानी ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी इसी विजन के अनुरूप विशेषकर बेस्ट इन क्लास पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के लक्ष्य से जो हमारा जो विजन है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अनुरूप ये कार्य करेगा, जिसमें है कि बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, मतलब कुल मिलाजुला के बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाया जाएगा, और उन अनुरूप जब बनेगा तो उसका जो है समन्वय कौन करेगा, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटीज करेगा। इसको मतलब इसको क्या क्या दिया गया है, सुरक्षा भी दिया गया है और इसको पावर भी दिया जाएगा, और ये आधुनिकीकरण पे भी समन्वय करेगा। तो कुल मिलाजुला के एक जगह जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बंदरगाह कानूनों का आधुनिकीकरण। इन विकासों ने बंदरगाह सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और व्यवसाय सुगमता की आवश्यकता को जन्म दिया। इसलिए पुराने बंदरगाह अधिनियम 1908 को भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 से प्रतिस्थापित किया गया। जाहिर सी बात है कि हमेशा ये किया जाता है कि जैसे जैसे हमारे सोसाइटी डेवलप होता है उस हिसाब से जो हमारी आवश्यकता होती है उस हिसाब से हर कानून में कुछ ना कुछ संशोधन किया जाता है। तो पोर्ट में भी जो हमारी क्षमता 1908 में थी वो आज तो है नहीं, 2025 में काफी डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके अनुरूप कानून को होना चाहिए। तो इसलिए ये आवश्यकता को देखते हुए इस कानून में संशोधन किया गया और उसको जो है भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 बना दिया गया। ठीक है,
अन्य कानूनों में कोस्टल शिपिंग एक्ट, मॉडर्नाइज्ड मर्चेंट लेजिस्लेशंस, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटीज 25 शामिल है। ठीक है, ये कानून तटीय व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं, भारतीय जहाजों का मालिकाना हक को बढ़ावा देते हैं, लाइसेंसिंग को सरल बनाते हैं और पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन को जोखिम आधारित दृष्टिकोण से लागू करते हैं। समझ रहे हैं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसके हिसाब से ये सारा कार्य करते हैं। अब इसमें देखिए कि आलोचनाएं और चुनौतियां क्यों की जा रही है भाई। जाहिर सी बात है कि पहले से ही बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी जो उसकी सुरक्षा के लिए कार्य कर रही थी, जिसमें कोस्टल गार्ड था, स्टेट पुलिस था, स्टेट पुलिस का कोस्टल गार्ड था, इसके अलावा CISF था। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जो है हमको जो है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटीज को बनाना पड़ा। तो इसलिए इसकी कुछ आलोचना भी की जा रही है, कुछ चुनौतियां भी हैं। तो नए कानूनों में लघु एवं गैर प्रमुख बंदरगाह पर केंद्र सरकार को अधिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे कुछ तटीय राज्यों ने समुद्री संघवाद की मौन लागत करार दिया है। मतलब कि वही कहने का मतलब कि जो हमारा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे बंदरगाह हैं जिस पर राज्यों को पावर है, अब उनको भी जो है केंद्र अपने हाथ में लेगा, तो जाहिर सी बात है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को वो आलोचना की जाएगी कि सहयोगात्मक संघात्मक व्यवस्था कहाँ रह गया। तो उससे आपको जोड़ के आना चाहिए कि हर चीज को आपको जोड़ना है। जैसे मान लीजिए कि आप समझ पा रहे हैं कि 3-4 जगह पे शक्तियों का वितरण था पहले, अब एक जगह शक्ति आएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगा, तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाएगी। ठीक है, इंडियन पोर्ट्स एक्ट में पोर्ट अधिकारी, कन्वर्जन, स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रवेश और निरीक्षण की व्यापक शक्तियां दी गई है, किंतु न्यायिक प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ये आलोचनाएं मुख्यतः विधेयकों पर है, न कि BOPS पर। ठीक है, इसके अलावा साइबर खतरे बढ़ने से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा एक चुनौतियां हैं। कुल मिला के यही चुनौतियां हैं। अब जो है इससे संबंधित निष्कर्ष को आप समझ लीजिए। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटीज की स्थापना भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समन्वय, दक्षता और वैश्विक मानकों को सुनिश्चित करेगा। यह मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में विकसित भारत 2047 लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। हालांकि संघीय संतुलन, न्यायिक सुरक्षा और साइबर इंटेलिजेंस को मजबूत करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि जो BOPS की जो परिकल्पना की है भारत सरकार ने, वो भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत करने में सक्षम होगा। ये कहीं से भी इस पे आप इस पे नहीं आप सवाल उठा सकते, इस पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण कदम है, और जो हमारा जो वैश्विक दक्षता और वैश्विक जो मानक है उसके अनुरूप है। लेकिन कुछ जो चुनौतियां उभर के सामने आ रही हैं, जैसे संघीय संतुलन, ठीक है, संघीय संतुलन बनाया जाना चाहिए, या फिर साइबर से संबंधित जो चुनौतियां है उसका भी समाधान किया जाना चाहिए। तभी जो हम सही तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है बंदरगाह की सुरक्षा से संबंधित, बंदरगाह के समन्वय से संबंधित, बंदरगाह के नियमन से संबंधित, उसको सही तरीके से हम लागू कर पाएंगे। आशा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया है जो ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटीज को बनाने के लिए, वो एक अच्छा कदम साबित होगा, एक निर्णायक कदम साबित होगा। और इसी के साथ जो है हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी रुचिकर और उपयोगी टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कृपया लाइक एंड कमेंट करना न भूलें।